डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम में सोलर पावर की अहमियत और उपयोग पर दिया जोर। कहा कि आज सूर्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सहयोग से सोलर पावर किसानों की आय में बराबर कर रहा है इजाफा। मन की बात में पीएम ने देश के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा पर जताया दुख। पीएम ने इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के प्रयासों की सराहना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी से किया संबोधित। शिवराज ने किसानों से खेतों में नैनो उर्वरक का इस्तेमाल करने और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण अपनाने का किया आह्वान। दिल्ली समेत देश के अधिकांश राज्यों में 3 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। हरियाणा, पंजाब में नदियां उफान पर, तो वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिससे पूरी पृथ्वी का संचालन हो रहा है और आज टेक्नोलॉजी के दौर में ये ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं सोलर पावर की, जिसने किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसी सोलर पावर की अहमियत और उपयोग पर प्रकाश डाला। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सूर्य की किरणों का प्रकाश अगर जिंदगी को रोशन कर दे तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज सूर्य की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित सोलर पावर किसानों की जिंदगी को जगमग कर रहा है। कमरतोड़ मेहनत का फल अब किसानों के हिस्से आ रहा है। उनकी आय बढ़ रही है और लौटने लगी है उनके चेहरे की रौनक। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार की सोलर दीदी का भी जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पंप से अपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। जीवन अनंत है और जीने की संभावनाएं भी अनेक। उन्हीं में से एक संभावना को चुनकर बिहार की सोलर दीदी ने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि कई जिंदगियों को सुधारा। आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है। सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है।
सोलर पावर आज किसानों को एक नई राह की ओर अग्रसर कर रहा है और ये नई राह उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी देवकी देवी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने नाम का जिक्र होने पर खुशी जाहिर की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के कार्यक्रम में सोलर दीदी के नाम से मशहूर देवकी देवी का उदाहरण दिया और जिससे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेत में सोलर पंप लगाया और बड़े खेतीहर जमीन को एक बार फिर से उपजाऊ बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी मन के बात में हमर नाम लेलखिन है, यही से हमारा उत्साह और जाग गई है। यही से और हम मन से उत्साह से हम और काम कर सकै छी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। पीएम ने इस मुश्किल की घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के प्रयासों की सराहना की। मानसून के मौसम में पिछले दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रकृति के कहर से जनजीवन भारी रूप से प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी को झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। प्राकृतिक आपदा के बाद देश के कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद हैं। प्रधानमंत्री ने संकट की घड़ी से उबारने के हर संभव प्रयास की सराहना की। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। आपदाग्रस्त इलाकों में सामूहिक प्रयासों से जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से खेतों में नैनो उर्वरक का इस्तेमाल करने तथा कृषि क्षेत्र में विविधीकरण अपनाने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में सांची रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम और उन्नत कृषि तकनीक संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में खड़ी है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं। उन्होंने नैनो स्वदेशी जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया और उन्होंने नैनो उर्वरक के फायदे और यूरिया, डीएपी पर दिए जा रहे अनुदान सहित अन्य फायदों के बारे में किसानों को बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को खेती कार्य में नैनो उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, जो कि फायदेमंद है। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी उत्पाद अपनाने पर भी जोर दिया। करना है दुनिया का, ताकत से खड़े रहना है, तो बताओ साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो एक काम आप सबको करना है, कोई भी चीज अपने घर में लगे, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, तेल हो, साबुन हो, कोई भी चीज
अपने देश में बनी खरीदना है, विदेशी नहीं खरीदना है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने पहले खाद बोतलों में दी जाती थी 30,000 ऐसी दवाइयां थी जो गलत तरीके से तैयार की गई थी, जो किसानों को बेची जाती थी, जिस पर हमने अंकुश लगाया। खाद लेने जाओ, डीएपी, यूरिया, तो डीलर कहता था कि ये 2 बोतल ये भी ले जाओ। अब चाहिए हमें डीएपी और दे रहे हैं बोतल, और बोतल में भी सही है कि पेस्टिसाइड है, दूसरी चीज ये पता नहीं है। नैनो की बात अलग है, लेकिन पता नहीं बायो स्टूबलेंट के नाम पर कितनी चीजें बिक रही। 30,000 दवाइयां बिक रही। मैंने बुला के पूछा, भैया ये 30,000 दवाइयां बोतलों में बिक रही है, किसानों को पकड़ा रहे हो पैकेट बोतल, इनका कहीं वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है कि इनसे कोई फायदा है? आप आश्चर्य करोगे, वैज्ञानिक परीक्षण का प्रोटोकॉल ही नहीं। जिसके मन में आया बना रहा और बेच रहा, ले जाओ। हमने एक तो फैसला ये किया है, आप ध्यान से सुन लें, और कोई गड़बड़ करे तो बता देना। अगर जरूरत डीएपी की है, यूरिया की है, नैनो की है, तो वो ही ले जाएंगे, उसके साथ दूसरी बोतल नहीं कोई देगा, और नहीं तो एफआईआर कराना, मैं देखूंगा। ये जबरदस्ती नहीं दे सकते कि इसके साथ ये ले जाओ। कोई दादागिरी है किसी की? किसान की मर्जी, जो चाहे खरीदेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पहले वैज्ञानिक लैब में बैठकर शोध किया करते थे, हमने उनको किसानों के बीच भेजा, लैब को लैंड से जोड़ा। वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक अपने पता है? 16,000 कृषि वैज्ञानिक। अब ये 16,000 बैठे लैब में, वहां रिसर्च कर रहे हैं। कभी लैंड पे जाते नहीं, खेत में। मैंने कहा भैया लैब में बैठे हो, रिसर्च कर रहे हो, इस रिसर्च का किसान को कुछ पता है क्या? बोले हमारा काम नहीं, हमारा काम तो यही है लैब में। मैंने कहा जब तक लैब को लैंड से नहीं जोड़ोगे, जब तक वैज्ञानिक और किसान नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं चलेगा। वैज्ञानिक को बताना चाहिए आगे कि फलानी चीज करो तो फलाना होगा, काम होगा। तो हमने निकाले वैज्ञानिक 2170 टीमें बना के, तब भी निकले, और अब 3 अक्टूबर दशहरे के दूसरे दिन से रबी की फसल के लिए फिर वैज्ञानिक निकलेंगे। गांव-गांव आपके बीच जाएंगे, हर गांव नहीं पहुंचेंगे, 5-10 गांव के बीच में एक गांव, वहां बाकी किसानी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की आर्थिक प्रगति और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब नेतृत्व अडिग हो, नीतियां सटीक हों और निर्णय दूरदर्शी हो, तब परिणाम इतिहास रचते हैं। डेड इकोनॉमी कहने वाले अब समझ लें कि भारत एक लॉन्ग लाइफ इकोनॉमी है, जो विकसित और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के पथ पर है। हमारे किसानों के पसीने, वैज्ञानिकों की मेहनत, 140 करोड़ भारतीयों ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है। आज न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अपितु भारत हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच रहा है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में भारत की 7.8% विकास दर को पूरी दुनिया ने देखा है। ये क्षण हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए विशेष गर्व का है, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका अभूतपूर्व है। हमारे अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और कृषि नवाचारों के कारण कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 1.5% से बढ़कर 3.7% तक पहुंच गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। दिल्ली एनसीआर में रोजाना हो रही हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहावना है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया है, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है। हरियाणा पंजाब में नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का असर दिख रहा है।
IMD ने आज जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि हिमाचल के ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नागालैंड, असम, मेघालय और में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के कुछ स्थानों पर 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक के टोडा राय सिंह में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने सिंदूर का एक पौधा लगाया, तो वहीं कार्यक्रम परिसर में एक साथ 60,000 पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। रबी सीजन की शुरुआत जल्द ही होने वाली है और इसी के साथ ही बाजार में सर्दियों में खाई जाने वाली सब्जियों की मांग बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आज के समय में किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ मौसमी और ज्यादा मांग वाली सब्जियों की खेती करने लगे हैं और इससे न केवल किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है बल्कि कमाई भी अच्छी होती है। इन फसलों में से एक है मूली। मूली में मौजूद पोषक तत्वों के कारण बाजार में इसकी मांग ज्यादा होती है। वैसे तो मूली एक रबी फसल है, लेकिन इसकी खेती किसान साल भर करते हैं। बाजार में भारी मांग के कारण किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सोयाबीन की फसल पर पड़ रहे पीले मोजेक रोग की स्थिति का आकलन के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ हो गया है। सर्वे का ये कार्य कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देश अनुसार किया जा रहा है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र और नुकसान की जानकारी एकत्र करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर गर्ग ने बताया कि इस सर्वे कार्य में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबंधित पटवारी सक्रिय रूप से खेतों में पहुंचकर फसल की वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द जिले के सभी विकास खंडों में फसल नुकसान का संपूर्ण सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद अनुमानित रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित गांव में भ्रमण कर किसानों को पीले मोजेक रोग से बचाव एवं नियंत्रण के उपाय बताएं। विभाग के तकनीकी अधिकारी किसान भाइयों को बताएं कि समय पर उचित कीटनाशक एवं अनुशंसित उपाय अपनाकर फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि हरी मिर्च उगाने के लिए खेत या बड़ा गार्डन होना जरूरी है? दरअसल सच इसके बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक गमला, थोड़ी सी मिट्टी, गोबर की खाद और देखभाल से आप अपने घर की बालकनी, आंगन या खिड़की पर भी ताज़ी और ऑर्गेनिक मिर्ची उगा सकते हैं। अगर सही तरीके से इसको फॉलो किया जाए तो महज 2 महीने के भीतर आपके पौधे पर हरी भरी मिर्च लटकने लगेगी और आपको बाजार की जगह अपने हाथों से तोड़ी हुई मिर्ची खाने का अलग ही आनंद मिलेगा। मिर्च के लिए 10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग सबसे अच्छा रहता है और इसमें मिट्टी, रेत और गोबर की खाद का मिश्रण डालें ताकि पौधे को पोषण और ड्रेनेज दोनों मिले और घर की ताज़ा लाल मिर्च से बीज निकालें और उन्हें छाया में अच्छी तरह से सुखा लें और इसके बाद बीजों को 24 से 48 घंटे पानी में भिगो दें और इससे अंकुरण तेज और बेहतर होता है। भीगे हुए बीजों को गमले में मिट्टी में 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 29 अगस्त को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 18,700 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 18,500 रुपए रह गया। वहीं राज्य की कालपेट्टा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कॉफी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 अगस्त को कॉफी 25,200 रुपए पर बिकी।
बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक अधिक देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो पालमपुर, सूरत और उदयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि बदायूं मंडी में प्याज के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 29 अगस्त को प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,400 रुपए पर बना रहा। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में 29 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए, जो कि 30 अगस्त को 1,300 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 अगस्त को प्याज 1,300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 29 अगस्त को प्याज का भाव था 1,420 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए बढ़कर 1,425 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। यहां प्याज की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही मूली की बुवाई के लिए समय उचित है। वहीं गाजर की बुवाई कर लें। पंजाब में शलगम की बुवाई करते रहें। किसान धान के खेत की सही ढंग से देखभाल करें। इसके अलावा अमरूद की रोपाई कर सकते हैं। यहीं लीची की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह आंवले की रोपाई कर लें। पंजाब में हरी मिर्च के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अभी आम की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान जामुन की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा नींबू की रोपाई करें। इस समय अमरूद की रोपाई कर लें। वहीं लीची की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत से खरपतवार निकालें। किसान उद्दद के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। अभी अरहर के खेत में निराई कर लें। यहीं शिमला मिर्च की रोपाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में शलगम की भी रोपाई कर लें। इसके साथ ही खीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुवाई करें। इसी तरह करेले की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले का भरमौर कस्बा जिला मुख्यालय से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आज ये जगह बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट गया है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने मुंबई में आयोजित संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान में भाग लिया। इस मौके पर रक्षा खडसे ने कहा कि संडे ऑन साइकिल लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का एक मिशन है। असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम के चम्फई के सैकुम्फई में बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक तलाशी अभियान चलाया गया था। गणेश उत्सव की धूम इन दिनों हर जगह देखी जा रही है। गणपति के दर्शन कर उनकी कृपा हासिल करने की आशा के लिए भक्त गणपति के पंडालों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है और इस बीच भारतीय सेना ने तवी नदी पर चौथा पुल स्थायी बैली ब्रिज का निर्माण कर दिया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।